वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रेड 7 मैथ्स का 5th चैप्टर जिसका नाम है पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। इससे पहले के चैप्टर्स की वीडियो अपलोड हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है 5.1 अक्रॉस द लाइन। एक पीस स्क्वायर पेपर का आपको ले लेना है, उसको अलग अलग तरीके से फोल्ड कर दो। तो जब फोल्ड करने के बाद ओपन करोगे तो फोल्ड की वजह से क्रीज फॉर्म हो जाएगी। तो जहां जहां पर क्रीज बनी है वहां पर लाइन ड्रॉ कर दो पेंसिल और स्केल का यूज करके। तो अब आप नोटिस करोगे अलग अलग लाइंस पेपर पे। तो कोई सा भी पेयर लाइन का आप ले लो और ऑब्जर्व करो उनका रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ। तो जैसे एक लाइन हम ये वाली ले लेते हैं और एक दूसरी लाइन ये ले लेते हैं। अब इनका रिलेशन आपको बताना है। जैसे आप ये बताओ क्या ये मीट कर रही है, क्या ये मिल रही है। बिल्कुल यहाँ पर देखो दोनों लाइन आपस में मिल रही है। ये ब्लू वाली जो मैंने हाईलाइट किया वो ऐसे जा रही है, पिंक वाली ऐसे जा रही है। तो ये एक पॉइंट पे मिल रही है कि नहीं? द आंसर इज यस, हाँ ये मिल रही है। If they do not meet within the paper, do you think they would meet if they were extended beyond the paper? अगर वो जो दो लाइन आपने ली है वो पेपर पे नहीं मिल रही है तो आपको क्या लगता है अगर इन लाइन को हम एक्सटेंड कर दें, आगे की तरफ बढ़ा दें पेपर से बाहर तक, तो क्या मिल जाएंगी? जैसे हमने एक लाइन ये ले लिया और दूसरी लाइन ये है, ये आपस में नहीं मिल रही है। लेकिन अगर हम इसको आगे बढ़ा दें तो ये वाली लाइन जैसे हमने ये ऐसे आगे बढ़ा दी और ये वाली जो लाइन जा रही है इसको भी हमने आगे बढ़ा दिया, तो ये ऐसे आगे जाके एक जगह मिल जाएंगी। अब इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे कि क्या रिलेशनशिप होता है लाइंस के बीच में ऑन प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस मतलब कोई फ्लैट सी सरफेस जहां कुछ ऊंचा नीचा ना हो। जैसे टेबल का टॉप हो गया तो टेबल का ऊपर वाला हिस्सा एकदम फ्लैट होता है ना, ऐसे ऊपर नीचे ऐसे तो नहीं होता। तो टेबल का जो टॉप है उसको हम कह सकते हैं कि ये प्लेन सरफेस है। या आपके पास जो पीस ऑफ पेपर है वो, जो ब्लैक बोर्ड हो गया, बुलेटिन बोर्ड हो गया, ये सारे एग्जाम्पल हैं प्लेन सरफेस के। तो इस चैप्टर के अंदर हम प्लेन सरफेस में बनने वाली लाइंस के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको एक्सप्लोर करेंगे। लेट अस ऑब्जर्व अ पेयर ऑफ लाइन दैट मीट ईच अदर। चलो एक पेयर ऑफ लाइन को ऑब्जर्व करते हैं जो कि मिल रही है एक दूसरे से। यू विल नोटिस दैट दे मीट एट अ पॉइंट। आप ये नोटिस करोगे कि वो दो जो लाइन है वो एक पॉइंट पे मिल रही है। तो जैसे एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दिया और दूसरी लाइन ये ड्रॉ कर दिया, तो आप देख सकते हो दोनों लाइन जो है वो इस वाले पॉइंट पे, जैसे इसको हम ओ मान लेते हैं, यहां पर मिल रही है। व्हेन अ पेयर ऑफ लाइन मीट ईच अदर at a point on a plane surface, we say that the lines intersect each other. जब पेयर ऑफ लाइन यानी दो ठो लाइन एक दूसरे से मिलती हैं किसी एक पॉइंट पे प्लेन सरफेस पे, तो हम कहते हैं जो लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी एक दूसरे को कट कर रही है। लेट अस ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट। चलिए ऑब्जर्व करते हैं जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो क्या होता है। तो पहली चीज आपसे ही पूछ रहा है हाउ मेनी एंगल्स डू दे फॉर्म, कितने एंगल्स बनेंगे। तो इस ओ वाले पॉइंट की हम बात कर लें तो एक एंगल देखो यहाँ ऊपर बनेगा। एंगल कहाँ बनता है? जहां कॉर्नर होता है। जैसे ये कॉर्नर है तो यहाँ एक एंगल बन जाएगा ऐसे, इधर एक एंगल बनेगा, इधर एक एंगल बनेगा, यहाँ एक एंगल बनेगा। तो टोटल ऑफ 4 एंगल्स बनेंगे। इन फिगर 5.2 वेयर लाइन एल इंटरसेक्ट द लाइन एम वी कैन सी दैट 4 एंगल्स आर फॉर्म्ड। तो नीचे आपको फिगर दी है, ये देखो यहाँ पर 5.2 में, तो ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो 4 एंगल बनना है, ए बी सी और डी। कैन टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट एट मोर देन 1 पॉइंट। क्या दो स्ट्रेट लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं? द आंसर इज नो। आप ट्राई करके देख लो। जैसे एक लाइन ये ड्रॉ कर दिया, एक ये ड्रॉ कर दिया, तो ज्यादा से ज्यादा एक ही पॉइंट में मिल सकती है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना। अगर ऐसे घूमी हुई लाइन होती तो ऐसे घूम के इधर कट कर जाती दो जगह, लेकिन दोनों हम स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं तो सिर्फ एक ही जगह वो कट कर पाएगी, उससे ज्यादा नहीं। अब यहां पर आपको एक एक्टिविटी दी है, ड्रॉ 2 लाइन्स ऑन अ प्लेन शीट ऑफ पेपर सो दैट दे इंटरसेक्ट। अब 2 लाइन्स आप ड्रॉ करो किसी शीट ऑफ पेपर पे इस तरह से कि वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो। मेजर द 4 एंगल्स फॉर्म विद अ प्रोटेक्टर। अब वहां पर जो चारों एंगल बनेंगे उनका मेजरमेंट आप लो प्रोटेक्टर का यूज करके। ड्रॉ 4 सच पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड मेजर द एंगल्स फॉर्म एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसी तरह आप 4 पेयर इंटरसेक्टिंग लाइंस का ड्रॉ करो और वहां पर जो एंगल्स बने उसको मेजर करो। तो जैसे एक लाइन ये हो गई, दूसरी लाइन ये हो गई। आपने इसका मेजरमेंट लिया, आया 120 डिग्री, और इसका मेजरमेंट लिया तो आया आपका 60 डिग्री। इधर वाले का आया 120 डिग्री, इधर का आया 60 डिग्री। इसी तरह आपको अलग अलग पेयर्स लाइन का ड्रॉ कर लेना है। जैसे एक केस में आपने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया, एक में आपने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो इस तरह से 4 पेयर इंटरसेक्टिंग लाइंस का आपको ड्रॉ कर लेना है। फिर जो चारों एंगल बनने उसको मेजर कर लो। व्हाट पैटर्न्स डू यू ऑब्जर्व अमंग दीज एंगल्स। अब इन एंगल्स में आपको क्या पैटर्न ऑब्जर्व हुआ? अच्छा, एक जो मैंने आपको यहाँ बना के दिखाया तो वहां आप देखोगे ये ऊपर 120 डिग्री और नीचे भी 120 डिग्री आ रहा है, इधर 60 डिग्री तो इधर 60 डिग्री, यानी 2 पेयर इक्वल एंगल्स के हमको मिल रहे हैं। और साथ ही में अगर आप यहां ध्यान दो तो इन दोनों को अगर हम मिला लें 60 और 120 को तो 180 डिग्री बनेगा। तो ऐसा कुछ पैटर्न आपको ऑब्जर्व होगा। चलिए इसको डिटेल में हम समझते हैं। इन फिगर 5.2 इफ एंगल ए इज 120 डिग्री
कैन यू फिगर आउट द मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी विदाउट ड्रॉइंग एंड मेजरिंग देम। तो 5.2 में अगर ए आपको 120 डिग्री दे दिया तो बी सी डी क्या आप बता सकते हो बिना मेजर करे, प्रोटेक्टर का यूज नहीं करना है। वी नो दैट एंगल ए एंड एंगल बी टुगेदर मेजर 180 डिग्री बिकॉज व्हेन दे आर कंबाइंड दे फॉर्म अ स्ट्रेट एंगल विच मेजर्स 180 डिग्री। अब ए और बी की अगर हम बात कर ले तो देखो ए एंगल ये बनना है, बी एंगल ये बनना है, तो ये जो एल वाली लाइन है स्ट्रेट लाइन वहीं पे बनने हैं। यानी इधर साइड में अगर मैं आपको ड्रॉ करूं तो ये हमारी एल वाली लाइन है और ये जो एम वाली लाइन है वो ऐसे जा रही है। भी नीचे वाला पोर्शन में ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट ही ड्रॉ कर रहा हूं। तो यहां पर ये वाला आपका ए एंगल बनना है और ये वाला बी बनना है। तो ए और बी को अगर हम कंबाइन कर लें तो ये जो एंगल है वो स्ट्रेट लाइन पे बनना है, यानी स्ट्रेट एंगल। तो हम कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी ये क्या होगा 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। और ए और बी को हम मिला लेंगे तो पूरा यहां से यहां तक ये स्ट्रेट एंगल ही तो बनना है। तो अगर ए आपको 120 डिग्री दिया हुआ है तो यहां से एंगल बी की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस एंगल ए जो कि आपको 120 डिग्री दिया है, तो आ जाएगा 60 डिग्री। नहीं तो वैसे भी देख सकते हो 120 है, क्या ऐड कर दे कि 180 हो जाए, तो बी वाले को 60 होना पड़ेगा तभी टोटल इनका 180 डिग्री होगा। सो इफ ए इज 120 डिग्री देन बी मस्ट बी 60 डिग्री। सिमिलरली बी एंड सी टुगेदर मेजर 180 डिग्री। इसी तरह से जब भी हमने 60 डिग्री निकाल लिया तो बी और सी की बात करो तो बी और सी दोनों इस वाली लाइन पे बन रहे हैं, यानी एम वाली लाइन। तो इधर साइड में मैं एम वाली लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ये है आपकी लाइन एम और जो एल वाली लाइन है उसका सिर्फ यही वाला पोर्शन राइट साइड ही ड्रॉ कर रहा हूं, क्योंकि हमको बी और सी वाले एंगल से मतलब है। इधर आपका बी बनना है, इधर आपका सी बनना है। अगेन इस पूरे एंगल की बात कर ले, यानी बी प्लस सी, तो ये स्ट्रेट एंगल होगा 180 डिग्री। तो एंगल बी प्लस एंगल सी ये हो जाएगा इक्वल 180 डिग्री के। एंगल बी आपको 60 डिग्री दिया हुआ है तो एंगल सी क्या होगा 120 डिग्री होगा, तभी इसका सम 180 डिग्री के बराबर आएगा। तो एंगल सी भी हमने 120 डिग्री निकाल लिया। सो इफ एंगल बी इज 60 डिग्री देन एंगल सी मस्ट बी 120 डिग्री एंड एंगल सी एंड डी टुगेदर मेजर 180 डिग्री। इसी तरह से आप डी वाले का भी निकाल लोगे, मतलब सी और डी का जो सम है 180 डिग्री के बराबर है। सी 120 डिग्री है तो डी आपका 60 डिग्री होगा, तभी इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर बनेगा। सो इफ एंगल सी इज 120 डिग्री देन एंगल डी मस्ट बी 60 डिग्री। तो एक एंगल से बाकी सारे एंगल हमने फाइंड आउट कर लिए। अब यहां पर फिर से देखो फिगर, तो एक चीज आपको ऑब्जर्व होगी और वो ये है कि एंगल ए जो है और एंगल सी ये आपस में इक्वल है, दोनों ही 120 डिग्री बन रहे हैं। इसी तरह से जो एंगल बी है और एंगल डी ये आपस में इक्वल है, दोनों ही 60 डिग्री है। Therefore, angle A and angle C measures 120 degree and angle B and D measures 60 degree. When two angles intersect each other and form four angles labeled A, B, C and D in figure 5.2, then angle A and angle C are equal and angle B and angle D are equal. ये मैंने आपको दिखा दिया। Is this always true for any pair of intersecting line? क्या ये चीज हमेशा ट्रू होगी? कोई सा भी पेयर इंटरसेक्टिंग लाइन का ले ले? The answer is yes. Check this for different measures of angle A. अब इसको आप चेक कर सकते हो, एंगल A की अलग वैल्यू रख दो। जैसे आपने मान लो 130 डिग्री ले लिया, 110 डिग्री ले लिया, 100 ले लिया, 95 कुछ ले लो और फिर वहां से रिलेशन निकालो। यूजिंग दीज मेजरमेंट्स कैन यू रीजन वेदर दिस प्रॉपर्टी होल्ड ट्रू फॉर एनी मेजर ऑफ एंगल ए। तो इन मेजरमेंट्स का यूज करने के बाद यानी आप ट्राई करोगे तो अलग अलग वैल्यूज आपको मिलेगी एंगल की, तो वहां से क्या आप रीजन दे सकते हो कि क्या ये जो प्रॉपर्टी है वो किसी भी एंगल ए के मेजर के लिए ट्रू होगी। द आंसर इज यस। कोई सा भी एंगल ए की वैल्यू ले लो, आपको यही रिजल्ट ऑब्जर्व होगा। मतलब इसी तरीके से आप बाकी के एंगल निकाल सकते हो। तो दो पेयर आपको इक्वल एंगल के मिलेंगे और अगल बगल वाले जो एंगल है उनका सम 180 डिग्री मिलेगा। यहां फिर से आप देख सकते हो, जैसे मैं अगल बगल वाले एंगल की बात कर लूं, ए और बी अगल बगल वाले हैं तो 120 डिग्री 60 डिग्री 180 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह बी और सी का देख लो 60 और 120 डिग्री, सी और डी का देख लो, ए और डी का देख लो, ये अगल बगल वाले 180 डिग्री। और जो अपोजिट वाले हैं, जैसे एक ए है और दूसरी तरफ ये सी है, ये अगल बगल वाले नहीं है ना। मतलब जैसे हमने ये दो लाइन ड्रॉ करी और यहां पर जैसे हमारा ये एंगल ए है, तो एंगल ए के जो एडजेसेंट वाले एंगल अगल बगल वाले एंगल हैं वो कौन से होंगे? एक तो जस्ट इसके बगल में ये वाला एंगल होगा, जैसे हमने इसका नाम बी दे दिया, और एक जस्ट बगल में ये होगा, जैसे इसका नाम हमने डी दे दिया। तो ये तो अगल बगल वाले हो गए। अपोजिट कौन होगा? जो दूसरे साइड होगा, बगल वाला नहीं होगा, तो वो ये वाला एंगल है। इसको जैसे हमने सी नाम दे दिया। तो आप ये देखोगे कि जो अपोजिट वाले एंगल जैसे ए और सी ये आपस में इक्वल है, डी और बी आपस में इक्वल है। यही चीज यहां हो रही है, देखो डी और बी आपस में इक्वल, ए और सी आपस में इक्वल। वी कैन जनरलाइज अवर रीजनिंग फॉर फिगर 5.2 विदाउट एज्यूमिंग द वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं। हमको एंगल ए की कोई वैल्यू मानने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल कह देंगे कोई सी भी एंगल ए की वैल्यू रख दो, ऐसा ही होगा। सिंस स्ट्रेट एंगल्स मेजर्स 180 डिग्री वी मस्ट हैव, अब स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, इसीलिए जो एंगल ए प्लस एंगल बी है वो इक्वल होगा
एंगल ए प्लस एंगल डी के, विच इज अगेन इक्वल टू 180 डिग्री। चलो देखते हैं, ए प्लस बी की बात कर रहा है तो ये एल वाली लाइन पे बन रहे हैं स्ट्रेट एंगल, तो इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। इसी तरह से जो एम वाली लाइन है इस पे बनने वाला ए और डी जो एंगल है इसको अगर मिला लें तो स्ट्रेट एंगल होगा, मतलब ये भी 180 डिग्री होगा। तो ए प्लस बी और ए प्लस डी ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों ही 180 डिग्री यानी स्ट्रेट एंगल है। हैंस एंगल बी एंड एंगल डी आर ऑलवेज इक्वल। इसीलिए जो एंगल बी और डी है वो हमेशा इक्वल होगा, क्योंकि दोनों में आप देखो एंगल ए तो कॉमन ही है, अगर दोनों इक्वल है तो मतलब बी और डी को भी इक्वल होगा, तभी ऐसा हो सकता है। सिमिलरली इसी तरीके से एंगल बी प्लस एंगल ए ये इक्वल है एंगल बी प्लस एंगल सी के। ये देखो बी और ए ये एल वाली लाइन पे बनने वाले एंगल है स्ट्रेट एंगल। इसी तरह से बी और सी की बात कर ले तो एम वाली लाइन पे ये दोनों एंगल बन रहे हैं, तो दोनों को मिला लेंगे तो स्ट्रेट एंगल बनेगा। तो इन दोनों में बी तो कॉमन है, मतलब जो एंगल ए है वो इक्वल होगा एंगल सी के। सो एंगल ए एंड एंगल सी मस्ट बी इक्वल, इसीलिए एंगल ए और सी को इक्वल होना पड़ेगा, तभी बी प्लस ए और बी प्लस सी आपस में इक्वल होगा। एडजेसेंट एंगल्स लाइक एंगल ए एंड एंगल सी फॉर्म्ड बाय टू लाइंस इंटरसेक्टिंग ईच अदर आर कॉल्ड लीनियर पेयर्स। अब जो एडजेसेंट वाले एंगल होते हैं, अगल बगल वाले एंगल होते हैं, जैसे कि एंगल ए और एंगल बी हो गया, जो कब बनते हैं जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को। तो जैसे एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी और दूसरी लाइन ये ड्रॉ हो गई, ये हमारा अगर एंगल ए है और इसके बगल वाला ये एंगल हम बी ले लेते हैं, तो ए और बी जो है एडजेसेंट वाले एंगल, अगल बगल वाले एंगल, जो कि तब बन रहे जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर पेयर। तो ए और बी क्या है, लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर ऑलवेज एड अप टू 180 डिग्री। और लीनियर पेयर की खास बात यह होती है कि जब उनको ऐड करते हो ना तो 180 डिग्री मिलता है, क्योंकि देखो ये स्ट्रेट लाइन पे ही बनना है, मतलब इन दोनों को मिला दो तो स्ट्रेट एंगल बनेगा कि नहीं, और स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, इसीलिए इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री का है। तो ध्यान रखना लीनियर पेयर क्या होता है, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां जो एडजेसेंट वाले एंगल है, अगल बगल वाले जो एंगल है, उनको हम लीनियर पेयर कहते हैं, और लीनियर पेयर का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। अपोजिट एंगल्स, अब जो अपोजिट एंगल हो गए जैसे बी और डी, जो कब बनते हैं जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, तो उसको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट का मतलब ये उसी वर्टेक्स से बनने हैं लेकिन दूसरी तरफ, जैसे ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, तो एक एंगल जैसे मान लो ये हमारा बनना है ए, तो इसके इधर साइड और इधर साइड ये तो अगल बगल वाले एंगल हो गए, इसके ठीक दूसरे साइड जो है उसी वर्टेक्स पे यानी उसी कॉर्नर पे, यानी यही पॉइंट जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यही कोना बनना है ना, यही कॉर्नर बनना है। तो जैसे ये कॉर्नर बनना है तो यहाँ जो एंगल है उसका अपोजिट कौन सा होगा, कॉर्नर के दूसरी तरफ, यानी ये वाला जो एंगल है, तो इसको जैसे हमने सी मान लिया तो ये आपस में इक्वल होगा। इसी तरह से अगर ये वाला एंगल आपने जैसे डी मान लिया और ये वाला बी मान लिया, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट, मतलब एक वर्टेक्स के एक कॉर्नर के एक साइड बनना है, दूसरा कॉर्नर के दूसरे साइड बनना है, तो ये क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो अगल बगल वाले एंगल का जो सम है 180 डिग्री के बराबर, और जो अपोजिट वाले एंगल है एक इस तरफ एक दूसरे तरफ, तो उसको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये आपस में इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। तो ऊपर की रीजनिंग से हम कंक्लूड ये कर सकते हैं, व्हेनेवर टू लाइंस इंटरसेक्ट, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल है। सच अ जस्टिफिकेशन इज कॉल्ड अ प्रूफ इन मैथमेटिक्स। तो इस तरह का जो जस्टिफिकेशन हम देते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ये होगा, तो ये मैथमेटिक्स में प्रूफ कहलाता है, क्योंकि ऊपर प्रॉपर हमने सॉल्व करके बताया कि इक्वल क्यों आ रहा है। अगर आप क्लास 7 मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए मैं ओसवाल बुक्स को सजेस्ट करूंगा। ये काफ़ी अच्छी बुक है, इसमें हर चैप्टर के आपको रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, इस तरह के माइंड मैप्स मिल जाएंगे जो चीज़ों को याद रखने में और क्विक रिवीजन में हेल्प करेंगे। फिर आपके एनसीईआरटी के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, यानी बीच बीच में जो क्वेश्चंस आते हैं, उनके सोल्यूशन आपको पेज वाइज मिल जाएंगे। फिर जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, यानी फिगर इट आउट वाले जो क्वेश्चंस हैं, उनके सोल्यूशन सारे आपको यहाँ पर डिटेल में मिल जाएंगे। और इतना ही नहीं, एज पर लेटेस्ट सिलेबस अब आपको कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो वो भी कई सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर लास्ट में आपको 2 प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे। अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से परचेज कर सकते हो। अब यहाँ जो फिगर इट आउट है उसको कर लेते हैं। लिस्ट ऑल द लीनियर पेयर्स एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यू ऑब्जर्व इन फिगर 5.3। तो इस साइड में जो फिगर दी है उसमें सारे जो लीनियर पेयर्स हैं उसको लिस्ट करो, और जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं उसको भी लिस्ट करो। तो लीनियर पेयर कौन से हैं, अगल बगल वाले एंगल। तो एक एक करके एंगल पकड़ लेंगे, जैसे हमने ए पकड़ लिया, तो जैसे ए और बी आपको दिया है कि आप देखो ए और उसके बगल में बी, इसी तरह से ए और उसके बगल में डी। तो यहाँ नीचे मैं प्रॉपर वे में लिख देता हूँ कि लीनियर पेयर्स क्या क्या बनेंगे। एंगल ए एंड एंगल बी, ए के बगल में डी भी है तो एंगल ए एंड एंगल डी। अब ए का काम हो गया, क्योंकि किसी भी एंगल के अगल बगल सिर्फ 2 ही एंगल होंगे, तो ए का बी के साथ, ए का डी के साथ हो गया। अब चलो बी पकड़ लेते हैं, बी का ए के साथ हो गया। अब भैया ए और बी की शादी कराओ या बी और ए की शादी कराओ, बात वही हुई ना।
तो ए और बी का पेयर बना लो या बी और ए का, बात वही है। तो बी का ए के साथ तो हो ही गया, अब बी का सी के साथ बचा, तो एंगल बी एंड एंगल सी। अब सी पकड़ लिया हमने, सी का बी के साथ तो हो गया, सी का डी के साथ करा दो, एंगल सी एंड एंगल डी। अब डी का सी के साथ हो गया और स्टार्टिंग में ए और डी का हो गया था, तो बस यही इतने हैं। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि एक ऑर्डर में आप चलो, ए बी सी डी डी ए, तो ये 4 पेयर आपको मिल जाएंगे। तो ये तो लीनियर पेयर हो गए। वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात कर ले तो देखो ये 2 ही होते हैं, पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो जैसे हमने बी पकड़ लिया तो बी के ठीक अपोजिट दूसरे साइड डी हो गया, तो बी एंड डी। इसी तरह से जैसे हमने ए ले लिया तो ए के ठीक अपोजिट सी, तो एंगल ए एंड एंगल सी। तो ये फिगर इट आउट हमारा हो गया। मेजरमेंट्स एंड जियोमेट्री। You might have noticed that when you measure linear pairs, sometimes they may not add up to 180 डिग्री। अब हो सकता है आपने ये नोटिस किया हो कि जब आप लीनियर पेयर्स को मेजर कर रहे हो, लीनियर पेयर्स यानी ऐसे 2 एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है, तो कभी कभी वो ऐड होकर 180 डिग्री नहीं आ रहे। हालांकि वैल्यू 180 डिग्री होनी चाहिए क्योंकि लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं। तो ऐसे स्ट्रेट लाइन है, ये एक पॉइंट है, यहाँ पर टोटल ये 180 डिग्री बनेगा स्ट्रेट एंगल। लेकिन अगर कोई लाइन ऐसे यहाँ पर आ रही है तो उसकी वजह से ये एंगल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे इसको हमने ए मान लिया और इसको बी मान लिया, तो ए और बी का जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। लेकिन जब हम मेजरमेंट लेते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो सम है वो 180 डिग्री नहीं आता। और व्हेन यू मेजर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स दे मे बी अनइक्वल समटाइम्स। इसी तरह से जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, यानी जैसे ये 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके जा रही है, तो यहाँ एंगल मान लो कोई ए बनना है और इधर ठीक अपोजिट सी बनना है, तो वैसे तो हमने देखा कि ए और सी आपस में इक्वल होने चाहिए। इसी तरह से इधर साइड अगर मान लो जैसे बी बनना है और ये डी बनना है, तो बी और डी आपस में इक्वल होने चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता। वॉट आर द रीजंस फॉर दिस? इसका क्या रीजन हो सकता है? देयर कुड बी डिफरेंट रीजंस। तो इसके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन ये है मेजरमेंट एरर्स बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर यूज ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इन दिस केस अ प्रोटेक्टर। ऐसा ना होने का एक रीजन ये है कि मेजरमेंट में कोई एरर आ गया हो। मेजरमेंट में एरर ऐसे आ सकता है कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जैसे एंगल मेजर करने के लिए आप प्रोटेक्टर का यूज करते हो, तो वो इम्प्रॉपर तरीके से आप यूज कर रहे हो, वो सही से यूज नहीं कर रहे हो, तो उसकी वजह से वैल्यू गलत आ गई। अब आप जब सम करोगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा नहीं, क्योंकि आपने सही से प्रोटेक्टर को यूज ही नहीं किया, उससे सही तरीके से एंगल निकाला ही नहीं। तो इसलिए प्रोटेक्टर को कैसे यूज करते हैं, कैसे उससे एंगल मेजर करते हैं, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, वरना ये गलती हो जाएगी। दूसरा पॉइंट ये है वेरिएशन इन द थिकनेस ऑफ द लाइंस ड्रॉन। जो लाइंस आप ड्रॉ कर रहे हो उसकी थिकनेस में वेरिएशन है। अब इसका मतलब क्या है? देखो, द आइडियल लाइन इन ज्योमेट्री डज नॉट हैव एनी थिकनेस। अब जो आइडियल लाइन है ना, यानी ज्योमेट्री में जब लाइन ड्रॉ करते हैं तो उस लाइन की कोई थिकनेस नहीं होती। हालांकि प्रैक्टिकल वे में अगर हकीकत में हम ऐसी लाइन ड्रॉ करना चाहें तो नहीं ड्रॉ कर सकते। भाई कितनी भी पतली लाइन ड्रॉ करो उसकी कुछ ना कुछ तो थिकनेस होगी। लेकिन ज्योमेट्री में हम ये मान के चलते हैं कि जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं उसकी थिकनेस नहीं है। बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू ड्रॉ लाइन्स विदाउट एनी थिकनेस। लेकिन हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम ऐसी लाइन ड्रॉ करें जिसकी कोई थिकनेस ही ना हो। तो इस थिकनेस की वजह से ये होता है कि कुछ एंगल मेजर नहीं हो पाता। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे। अब जैसे एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी, अब आप भी सोच रहे हो कि इतनी मोटी लाइन क्यों ड्रॉ कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे आपको यहां पर यह शो करना है कि थिकनेस की वजह से प्रॉब्लम क्या आती है। और दूसरी एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी। अब ये वाली लाइन जैसे एल है, तो एल वाली लाइन पे बनने वाला ये जो एंगल है इसको हमने ए मान लिया, और ये वाला जो एंगल है इसको हमने बी मान लिया। अब यहां से लेके यहां तक ये जो पूरा एंगल है ये स्ट्रेट लाइन पे बनना है, तो ये तो 180 डिग्री होगा। लेकिन ए और बी का जो सम है क्या वो 180 डिग्री आएगा? अब यहां पर आप एक चीज देखो, जब हम पूरा यहां से यहां तक एंगल मेजर कर रहे हैं तो हमको 180 डिग्री मिल रहा है। लेकिन ए का जब मेजरमेंट ले रहे हैं तो वो यहां से हम चले और यहां तक रुक गए, तो ये हमारा ए हो गया। बी के लिए हम यहां से चल रहे हैं और यहां तक जा रहे हैं, तो ये बी हो गया। अगर आप ध्यान दो तो बीच में ये जो इतना पोर्शन है ये तो मेजर नहीं हो पाया ना। हमने सिंपल यहां से यहां तक ए मान लिया और बीच के हिस्सा छोड़ के यहां से यहां तक बी मान लिया। तो ये जो ग्रीन से मैंने हाईलाइट किया है इतना एंगल तो रह गया ना। जब टोटल यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं तो देखो ये बीच से होके जा रहा है, यानी ये वाला पोर्शन भी आ रहा है, तो उस केस में 180 डिग्री आ रहा है। लेकिन ए और बी को जब अलग अलग मेजर कर रहे हैं तो लाइन की थिकनेस के बीच में जो एंगल आ रहा है वो मेजर नहीं हो पा रहा है। अगर वो मेजर नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? फिर ए और बी का जो सम है वो 180 डिग्री नहीं होगा, उससे कम हो जाएगा। जैसे यहां पर मैंने काफी ज्यादा थिक लाइन ड्रॉ कर दी है, तो हो सकता है 177 डिग्री आए ए और बी का सम, या 178 डिग्री आए, या 176 डिग्री आए। मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, बहुत थोड़ा सा फर्क होता है।
अब जनरली आप इतनी मोटी लाइन तो ड्रॉ नहीं करोगे, लेकिन ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इतनी मोटी लाइन ड्रॉ की, ताकि आपको दिख सके कि हाँ देखो ये बीच का जो हिस्सा है वो एंगल नहीं मेजर हो पा रहा है। तो इसी तरह से आप कैसी भी लाइन ड्रॉ कर दो, उस लाइन की कोई ना कोई थिकनेस तो होगी, जिसकी वजह से थोड़ा एंगल रह जाता है। बिल्कुल एग्जैक्ट ए वाला एंगल जहां से छोड़ा था वहीं से बी वाला मेजर कर लो, ऐसा जरूरी नहीं है, थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो उसकी वजह से बहुत थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। इन जियोमेट्री वी क्रिएट आइडियल वर्जन्स ऑफ लाइन्स एंड अदर शेप्स वी सी अराउंड अस एंड एनालाइज द रिलेशनशिप्स बिटवीन देम। अब ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, जो लाइन्स है उनका आइडियल वर्जन क्रिएट करते हैं। आइडियल वर्जन मतलब ऐसी लाइन जिसकी कोई थिकनेस ना हो, या इसके अलावा और जो शेप है उसका जो आइडियल वर्जन है, यानी एक तो हम ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करने में कुछ चीजें हमारी परफेक्ट नहीं हो पाती, चाहे जितने अच्छे से ड्रॉ करें थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर हो जाएगा। जैसे आपसे मैं कहूँगी 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो, तो बिल्कुल एग्जैक्ट 3 सेंटीमीटर आप नहीं ड्रॉ कर सकते, बहुत थोड़ा सा हो सकता है, 1 मिलीमीटर या उससे भी छोटा लाइन आप बड़ी ड्रॉ कर दो या छोटी ड्रॉ कर दो। तो वो इसलिए क्योंकि हम बिल्कुल एग्जैक्ट वो चीज नहीं कर सकते। लेकिन जब हम स्टडी करते हैं तो उसके लिए हम आइडियल वर्जन ही लेके चलते हैं, यानी जब स्टडी करेंगे, जब रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे, तो उस केस में हम ऐसी लाइन कंसीडर करेंगे जिसकी कोई थिकनेस ना हो। फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट द एंगल फॉर्म बाई स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। तो जो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की वही यहाँ पर दिया हुआ है कि हम जानते हैं जो एंगल स्ट्रेट लाइन बनाती है वो 180 डिग्री है। सो इफ अनदर लाइन डिवाइड दिस एंगल इनटू 2 पार्ट, अब अगर कोई लाइन इस एंगल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे, बोथ पार्ट शुड ऐड अप टू 180 डिग्री, तो वो दोनों पार्ट जो है ऐड होकर 180 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि 180 डिग्री के ही हमने 2 पार्ट किए थे, तो जब ऐड करेंगे तो 180 डिग्री मिलना चाहिए। वी अराइव एट दिस सिंपली थ्रू रीजनिंग एंड नॉट बाय मेजरमेंट। अब ये चीज हम कैसे कह रहे हैं कि भैया 180 डिग्री था, उसके हमने 2 पार्ट कर दिए, तो उन पार्ट को ऐड करने पे 180 डिग्री आएगा। ये रीजनिंग से हम कह रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में 180 डिग्री हमने लिया था ना, उसी के 2 पार्ट्स किए थे, तो जोड़ेंगे तो वापस से 180 डिग्री मिल जाएगा। ये हम मेजरमेंट करके नहीं बता रहे, थ्रू रीजनिंग बता रहे हैं। लेकिन जब हम मेजर करते हैं, इट माइट नॉट बी एग्जैक्टली सो, तो ऐसा हो सकता है कि वो बिल्कुल एग्जैक्टली सम 180 डिग्री ना आए, फॉर द रीजंस मेंशन अबव। यानी जो रीजन हमने दिया कि 2 पार्ट्स किए, उन पार्ट्स का सम करोगे तो वापस से 180 डिग्री मिल जाएगा, तो ये हमारी रीजनिंग हो गई। लेकिन जब मेजर कर रहे हैं तो वैसा नहीं आ रहा है। स्टिल द मेजरमेंट्स कम आउट वेरी क्लोज टू व्हाट वी प्रिडिक्ट। लेकिन मेजरमेंट में इतना ज्यादा फर्क नहीं होता कि सब 180 डिग्री आना चाहिए था और आ रहा है 150 डिग्री, इतना डिफरेंस नहीं होगा। ये मैंने आपको बता दिया कि आप बहुत ज्यादा थिक लाइन ड्रॉ कर दोगे ना, तो भी 2-3 डिग्री का ही फर्क ज्यादा होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। मेजरमेंट फिर भी जो प्रिडिक्शन है हमारा, यानी जो रीजनिंग हमने दी है कि 180 डिग्री सम आएगा दोनों पार्ट का, उसी के करीब ही रहता है। बिकॉज ऑफ इट ज्योमेट्री फाइंड्स वाइड स्प्रेड एप्लीकेशन इन डिफरेंट डिसिप्लिन सच एज फिजिक्स, आर्ट, इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर। अब इसी वजह से जो ज्योमेट्री है उसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन हमको देखने को मिलता है, फिजिक्स के अंदर, आर्ट्स के अंदर, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के अंदर, क्योंकि थ्रू रीजनिंग हमको जो चीज मिलती है और जो मेजरमेंट से मिलती है वो काफी एक दूसरे से करीब रहती है। तो चाहे रीजनिंग के थ्रू हम कहें कि हाँ ऐसा करने पे ऐसा होगा, या फिर प्रॉपर मेजरमेंट करके करें, वैल्यू निकाल के शो करें, तो उन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ऑलमोस्ट क्लोज होगा। अब इस चैप्टर को मैंने अपने सेकेंड चैनल, जो कि स्पेशली क्लास 7th के लिए बना है, जिसका नाम CBSE वर्ड्स क्लास 7th है, वहां पर लगभग 1 महीने पहले स्टार्ट किया था। एक वीडियो अपलोड की थी, बट ज्यादातर लोगों को शायद पता नहीं था, इसलिए उस पर ज्यादा व्यूज नहीं आए। इसीलिए मैंने फिर से यहाँ पर इस मेन वाले चैनल पे ये वीडियो डाल दी। तो वो वाला जो चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। तो वहां पर आपको ये रहेगा ना कि सिर्फ क्लास 7th की ही वीडियो मिलेगी। अगर आपको क्लास 7th की और वीडियोस देखनी है तो इस तरीके से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर मोर पे क्लिक कर देना है। एक बार फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्लास 7th के लिए अच्छी बुक का लिंक मिल जाएगा। फिर उसके नीचे क्लास 7th के व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। फिर मेरी वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा, उसके नीचे क्लास 7th के अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जिस सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है वहां से क्लिक करके देख सकते हो। ओके, थैंक यू।